हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। आ गया हूं ठीक 10:30 बजे आपके साथ मुलाकात के लिए, संवाद के लिए और आपको हर एक अपडेट बताने के लिए कि सुबह सुबह आज क्या है खबरें और किस खबर पर आज रहेगी सबकी नजर, कौन से लोग होंगे चर्चित और किस पर गिरेगी गाज, तमाम जानकारी। लेकिन इस बीच हम आपको एक सबसे बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए कोरोना के लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो नोएडा में कोरोना विस्फोट हो गया है। दरअसल करीब 1200 के आसपास सैंपल टेस्ट लिए गए थे नोएडा में अलग अलग अस्पतालों में। जब लोग इस तरह की शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे, जुकाम, सर्दी, फ्लू या किसी बीमारी को लेकर, तो वहां पर जो टेस्टिंग हुआ है, वहां पर जो सैंपल लिए गए हैं उसमें से करीब करीब 112 जो मामले हैं वो पाए गए हैं। तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। और नोएडा में अब एक्टिव मामलों की संख्या 400 हो गई है। तो ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन सबसे बढ़कर हम आपको एक जानकारी जो दे रहे हैं वो ये कि जो 114 नए मामले सामने तो आए हैं, लेकिन उनमें लक्षण बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत वाली बात है। लेकिन चौकन्ना होने वाली बात भी जरूर है कि देखिए ये वायरस है, ये कब अपना प्रतिरूप बदल ले कोई नहीं जानता। और फिलहाल एक जो वायरस का वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन XBB.1.16 वो थोड़ा सा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अब तक 1-2 मौतें पूरे देश में हो गई है। बीते दिनों बिहार में हुई थी, उसी तरह केरल में भी हुई थी। तो वो थोड़ा सा एक डर पैदा कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से हम बात करें कोरोना की, तो नोएडा में जो है वो कोरोना विस्फोट हुआ। करीब 1112 जो है वो अब एक्टिव जो है पाए गए हैं सिर्फ 24 घंटे में, और साथ में 400 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में भी हालात कुछ उसी तरीके से पाए गए। दिल्ली में भी करीब करीब 5000 सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए, और 24 घंटे में 5000 के सैंपल के लेने के बाद से जब बात सामने आई कि उनमें से कितने संक्रमित है, तो करीब करीब 1200 आंकड़ा वहां पर पाया गया। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों में करीब करीब 600 से 700 नए मामले सामने आए। तो देखिए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी अब हमें थोड़े सतर्क हमें रहना पड़ेगा, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरेन नायक जुड़ गए। सर गुड न्यूज, जानकारी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेन भाई साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अगर दर्शक नहीं तो फिर जाहिर सी बात है किसी भी होस्ट का या फिर जो कोई भी प्राइम न्यूज की ओर से संवाद कर रहा होगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। संवाद में आप शामिल होते हैं, आपसे संवाद होता है, आपसे बातचीत होती है, तो फिर हमें अच्छा लगता है और हम रिसर्च करते हैं आपके लिए पूरी अपडेट लेकर आते हैं ताकि आप जानकारी ले सके, आपको जानकारी हम दे सके। तो देखिए जिस तरीके से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ये एक थोड़ी चिंता वाली वजह बना हुआ है इस वक्त। और देखिए आप इस वक्त में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यूपी में निकाय चुनाव होने वाला है, और ठीक यही वो वक्त है और जब गर्मियां भी देखिए बढ़ने वाली हैं। और ये वही वक्त होता है जैसे कि हमने 2020 में देखा, हमने 2021 में देखा, 2022 में भी देखा। ये वो वक्त होता है जब कोरोना अपने पीक पर जाता नजर आता है। हालांकि हमारे लिए सबसे राहत वाली बात यह है कि ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या है, ज्यादातर आबादी जो हमारी ऐसी है इस वक्त भारत की जिसने दोनों डोज ले लिया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिया। और इसलिए वजह से थोड़ा सा हमें ये राहत है। हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है भारतवासियों को, वो थोड़ी अच्छी इस वक्त पाई जा रही है। और हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, उनको तमाम जानकारी हम लगातार दे रहे हैं सुबह के अपडेट से। ये और सुबह के अपडेट्स में देखिए सबसे पहले ये खबर हम तक पहुंची, और इसलिए इस खबर पर हमने चाहा कि अपने दर्शकों को हम थोड़ा अलर्ट कर दें, क्योंकि अगर कोरोना विस्फोट अगर हुआ है तो ये अपने आप में चिंता वाली बात है। और इसलिए हमें अब अपने कोरोना के अनुकूल उस आचरण को अपनाना ही पड़ेगा जो हमने अपनाया इससे पहले तक, यानी कि मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और लगातार भीड़ में जाने से बचना। और देखिए इसलिए इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है, दिल्ली एम्स ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली एम्स ने अपने लोगों वहां पे जितने भी स्टाफ है उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, और कहा है कि जो मरीज यहां पर पहुंचे या फिर मरीज के जो परिजन पहुंचे वो भी मास्क लगा कर आए, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए बात साफ है कि अस्पताल, एम्स या जितने भी अस्पताल होते हैं, उन अस्पतालों में ही आप तो पहले चीज है कि आप टेस्ट कराते अपना, और टेस्ट कराते जब है तो सैंपल वहां पर ले जाते हैं। तो सैंपल अगर कोई ले रहा होगा और वो सैंपल मान लीजिए संक्रमित किसी मरीज का ही हो, तो जाहिर सी बात है आप अगर थोड़ी सी भी वहां पर लापरवाही बरतेंगे तो आप खुद भी संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए एम्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। एम्स का साफ कहना है कि हमारे यहाँ इलाज भी होता है, कोरोना का इलाज भी होगा, तो डेडिकेटेड हमारा जो वार्ड होगा
तो ऐसे में अस्पतालों में सबसे ज्यादा चौकसी हमें बरतनी पड़ेगी। अपने निजी स्तर पर तो आप चौकसी बरतें, लेकिन अस्पतालों में विशेष तौर पर चौकसी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ नैना गुप्ता जुड़ी है। सर, अतीक का क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको ये भी बताते हैं नैना, जाहिर सी बात है, देखिए हमने कोरोना का अपडेट आपको पहले बताया क्योंकि ये बड़ी खबर थी और एक बड़ी ब्रेकिंग के तौर पे हमारे पास पहुंची, इसलिए आपको तमाम जानकारी हमने दी। नैना देखिए, अतीक से जुड़ा अपडेट ये है कि अतीक जो फिलहाल है नैनी जेल में है, नैनी जेल में है वो, और नैनी जेल में बैरक नंबर 7 में उसे रखा गया है और बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में उसे रखा गया है। वहां पर बॉडी वॉर्न यानी कि जो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी अतीक अहमद के सुरक्षा में लगाए गए हैं, चौकसी में जो वहां पर लगाए गए हैं, वो बॉडी वॉर्न यानी बॉडी पर वॉर्न करने वाला उनका कैमरा लगा, यानी कि अतीक की ओर से जरा सा मूवमेंट नहीं होता है कि अगर बाई चांस होता है कई बार, क्योंकि इंसानी फितरत है, आप लगातार जब एक काम कर रहे होते हो तो आपको उबासियां आती हैं, आपको नींद आने लग जाती है और आप कई बार झपकी भी लग जाते हो, और उसी दौरान अगर अतीक कुछ कर ले या कुछ हो जाए, तो इसलिए बॉडी वॉर्न जो है वो कैमरे जो सुरक्षा कर्मियों को लगाए गए हैं, जो मोमेंट या हलचल होती है तो तुरंत वो अलर्ट कर देता है और आप फिर से एक बार से अतीक को देखने लग जाते हैं। तो अतीक और अशरफ दोनों फिलहाल नैनी जेल में बंद हैं और आज 11 बजे सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली, यानी अब से कुछ देर बाद उनकी पेशी होगी। इस पेशी में पुलिस की ओर से पूरी तरीके से मांग रखी जाएगी कि वो तमाम मामलों में, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामलों के साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामले उसमें पुलिस पूछताछ करना चाहती है, तो पुलिस की ओर से जाहिर सी बात है, पुलिस की ओर से अगर उसे रिमांड पर लिया भी जाता है तो एक बड़ी चिंता वाली बात यह होगी कि उसे रखा कहां जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अतीक अहमद को रिमांड पर लेने का मतलब पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी वो, क्योंकि अतीक को सुरक्षित रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि अतीक को लेकर लगातार ये बात कही जा रही कि, और अतीक खुद भी कह रहा, अतीक के परिजन कह रहे हैं, अतीक के समर्थक कर रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर साबरमती से उसको लेकर आती है, सड़क मार्ग से लेकर आती है, और जिस तरीके से उसके साथ किया जा रहा है ऐसा लगता है कि उसे मिटा देने पर पुलिस तुली हुई है। अब ये बात उन लोगों को समझाए कौन, अतीक के लोगों को और अतीक को, कि जो काम आप लोगों ने किया, जाहिर सी बात है आपने जिस तरीके से आतंक मचाया तो आप लोगों का तो जिंदा रहना भी लोग नहीं चाहते, लेकिन अब चूंकि कानून है और कानून लोग हाथ में ले नहीं सकते, इसलिए अब अदालत के फैसले पर ही लोग निर्भर करेंगे। तो अशरफ और अतीक, नैना जी, अतीक और अशरफ को दोनों की पेशी होने वाली है, और उमेश पाल अपहरण कांड के साथ ही एक दो और मामले हैं जो रंगदारी से जुड़े बड़े मामले हैं, उनमें पुलिस पूछताछ करने के लिए उनको रिमांड पर लेना चाहेगी। जाहिर सी बात है पुलिस के पास पूछताछ करने के लिए बहुत सारे सवाल है, पूछताछ करने के लिए सवालों का अंबार है, क्योंकि केस ही आपके पास 100 से ज्यादा है अतीक से जुड़े हुए, तो पूछताछ करने के लिए तो बहुत कुछ है। और पुलिस, उम्मीद हम कर रहे हैं, जो कि कानून के जानकार हैं, वो उनका मानना है, उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि पुलिस कम से कम 14 दिनों के रिमांड की मांग तो करेगी ही, लेकिन आप फिर ये मानिए कि अदालत हो सकता है कि 7 दिनों के रिमांड पर दे, और 7 दिनों में अगर नहीं कोई पूछताछ कर पाती है पुलिस, या फिर कुछ राज नहीं उगलवा पाती है, तो हो सकता है कि उसके बाद हो सकता है कि रिमांड पर लेने के लिए फिर से अपील करे। लेकिन फिलहाल तो खबर यही कि सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी होगी, अतीक और अशरफ दोनों की ही। और नैना पूछ रही हैं कि सर, कोविड की वजह से फिर से क्या लॉकडाउन होगा? देखिए नैना, ऐसी कोई वजह नहीं बन रही, अभी कम से कम कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। फिलहाल अभी जो कोरोना के लक्षण वैसे कुछ नहीं आ पाए हैं जो जानलेवा साबित हो, जैसे कि हमने देखा था पिछले दौरान हमने देखा था 2020 में, 2021 में, 2022 में की शुरुआत में भी, कि जो वेरिएंट था अल्फा या ये जो तमाम जो वेरिएंट थे वो बहुत ही जानलेवा हो रहे थे, वो और जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि हमारा श्वसन तंत्र है, उस पर वो वार करता था। लेकिन इस बार के कोविड के संक्रमण में ऐसे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, संभवतः इसलिए भी नजर नहीं आ रहे होंगे कि इस वक्त जो हमारी जो आबादी है, जो भारत की आबादी, उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो वैक्सीन ले चुके हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी कहा जा रहा है कि अब इस वजह से जो है बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कोरोना है और कोरोना रूप बदलने में माहिर होता है, जो इसके वेरिएंट जो है नए नए आ सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेन है वो रूप बदल सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, नए प्रतिरूप लेकर आ सकता है, म्यूटेट भी हो सकता है कई मामलों में। तो इस वजह से थोड़े से सतर्क रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत ही सामान्य सी बात है कि मास्क हम लगा लें, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें, हम सामाजिक दूरी का पालन कर लें। क्योंकि ये बात तो साफ है कि देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर बाइक चला रहे होते हैं तो आप हेलमेट लगाते हैं, कोई बाध्यता नहीं होने बावजूद आप अपने लिए लगाते हैं,
आप सीट बेल्ट लगाते हैं जब कार चला रहे होते हैं, तो आप अगर ब्लड शुगर से पीड़ित होते हैं तो आप इंसुलिन समय समय पर ले रहे होते हैं, आप किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे होते हैं उसकी दवाई आप ले रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर कोरोना की बात अगर सामने है तो फिर हमें वो दो चीजें तो करनी है अपनी सुरक्षा के लिए, एक मास्क का इस्तेमाल और दूसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल। तो बस इतना ही करना है, क्योंकि देखिए वायरस है ये, और कैसा रूप बदलेगा ये कोई नहीं जानता, किस तरीके से वो हम पर आप पर इस पूरे इंसानी सभ्यता पर कहर बर पाएगा कोई नहीं जानता। तो ये एक बड़ी जानकारी हमने आपको दी। तो निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ जानकारी आपको दे दें कि देखिए निकाय चुनाव जो है वो 4 मई को होने वाले हैं, और उसको लेकर जो है वो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त मैदान में कूदी हैं। यूपी में निकाय चुनाव का मतलब आप साफ समझिए कुछ इस तरीके से होता है कि आप तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश करती हैं और वो जानने की कोशिश करती हैं निकाय चुनाव के जरिए कि आखिर वो कितने पानी में है। पानी में है ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव हर साल नहीं हो सकते, चुनाव हर 5 साल पे ही होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर लोकसभा चुनाव हो जाए। हाँ, अपने स्तर पर पार्टियां कई बार अपनी मौजूदा स्थिति को जानने के लिए, अपनी ताकत को पहचानने के लिए सर्वे कराती हैं। कई बार बहुत सारे जो खबरिया एजेंसियां होती हैं, हम जैसे न्यूज चैनल होते हैं, वो भी ओपिनियन लेते हैं जनता से, लेकिन वो सैंपल सर्वे के तौर पर होते हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें जानकारी सामने नहीं आती है। तो ऐसे में ये जो निकाय चुनाव होते हैं या फिर उपचुनाव भी जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसा अवसर लेकर आते हैं, एक ऐसा मौका उनके लिए लेकर आते हैं जिसमें वो पार्टियां ये समझ पाती हैं कि वो जनता के बीच उनकी पैठ कितनी है, जनता के बीच की जमीन कितनी उन्होंने बना रखी है या कितनी दरक गई है। तो इसलिए निकाय चुनाव को लेकर यूपी में हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां एकदम कमर कसी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, नगर पालिका में भी, नगर पंचायत में भी, नगर निगम में भी 8 नगर निगमों के लिए तो प्रत्याशी का ऐलान कर ही दिया समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा और आज जो 17 नगर निगम है उसमें से बाकी के 9 के भी आज घोषित किए जाने की खबर है। तो ये एक निकाय चुनाव से जुड़ी। इसके अलावा आज स्वार और छानबे, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो स्वार आजमगढ़ के में आता है, जहां पर आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम वहां से विधायक था, लेकिन उसे अयोग्य घोषित किया गया और उसकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद से वहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। उसके अलावा मिर्जापुर का 96 सीट पर भी उपचुनाव के लिए होने वाला है। 10 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि जो सीटें हैं ये अपना दल की परंपरागत सीटें मानी जाती है, क्योंकि 96 में जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, अपना दल से आते थे वो, और अपना दल बीजेपी के सहयोगी यानी कि एनडीए की हिस्सेदार है। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगी और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सीटें शायद उसे सौंप दे। हालांकि बीजेपी की ओर से एक इशारा यह भी किया गया है कि चूंकि स्वार में मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है और वो इलाका है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है, तो आजम खान का जो गढ़ तो माना जाता है वो, तो ऐसे में वहां पर जब पिछली बार अपना दल का जो प्रत्याशी था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम से हार गया था। ऐसे में इस बार जो है हो सकता है कि वो सीट पर बीजेपी किस्मत आजमाना चाहे, क्योंकि वो सीट जो है वो अपने कब्जे में लेना है, उस सीट को जीतना चाहती बीजेपी, और इसलिए इस बार जो है वो हो सकता है कि दो सीटों में से एक सीटें बंटवारा कर। हालांकि अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी और अपना दल के बीच में इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन जो 96 की जो सीट है यानी कि मिर्जापुर में जो आती है वो सीट तो पूरी तरीके से अपना दल की ही होगी, अपना दल की पारंपरिक सीट है वो, और वहां से अपना दल जीतते भी रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे पूछें, क्योंकि देखिए हम लोग आपके साथ संवाद करने के लिए आते ही इसीलिए हैं कि आपके साथ हम बातचीत करें, बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाएं, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, आप सवाल पूछ पाए, हम ये जान पाए कि आप क्या देखना चाहते हैं। और प्राइम न्यूज की पूरी कोशिश रहती है कि अपने जो दर्शक है, अपने जो व्यूवर्स हैं, उनके साथ एक अच्छा बेहतरीन संबंध बना के रखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक जो देखना चाहें उनको वो हम दिखाएं, और साथ में एक ये कोशिश अलग सी है, ये कोशिश इसलिए है कि मतलब कि हमारे और आपके बीच में संवाद तो हो, लेकिन साथ साथ खबरों का अपडेशन भी, यानी कि खबर जो अपडेट है
वो भी हम आपको देते रहे। तो ये चीज है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आज एक जो खबर है जिस पर सबकी नजर है वो ये है कि आज पीएम मोदी युवाओं के बीच में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। तो 71,000 नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाएंगे और ये तीसरा मौका है। पिछले साल दिवाली से केंद्र सरकार ने इस तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण शुरू किया था। फिर जनवरी में भी, अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2022 में दिवाली के आसपास में या दिवाली के मौके पर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे 75,000 के आसपास। और उसके बाद फिर जनवरी में भी ऐसा पल आया जिसमें एक बार फिर से नियुक्ति पत्र बांटा गया और अब एक बार फिर से आज का दिन जिसमें 71,000 जो है नियुक्तियां बांटी जाएंगी। अकेले बताया जा रहा है कि नियुक्तियों में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति है। इसमें अकेले बताया जा रहा है कि 50,000 के आसपास तो रेलवे की होने वाली नियुक्ति है। तो ये नियुक्तियां अलग अलग राज्यों में होंगी, लेकिन ये केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके तहत हुई हैं और इनके जरिए नियुक्ति पत्र जो है वो इन्हीं नौकरियों के दिया जाएगा, क्लर्क से लेकर तमाम लोगों का। और इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर किसी को चयनित किया जाता है या किसी को नियुक्ति पत्र दिया जाना, वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ेंगे भी। ये आज की तमाम बड़ी अपडेट्स हमने आपको बता दी और कोशिश कीजिएगा आप तमाम लोग की सवाल पूछिए, संवाद कीजिए और संवाद करेंगे तो ही फिर हम जो है वो हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए रिसर्च करेंगे। और कोई समस्या भी अगर आपके आसपास में हो, कोई भी समस्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई समस्या भी अगर आपके आसपास में हो तो वो आप हमें जरूर भेजिए। आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, हमारे ट्विटर के जरिए और हमारे इंस्टाग्राम के जरिए भी। तो आप सीधा संपर्क कीजिए और अगर आपके इलाके में कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई समस्या है और आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि वो नहीं सुन रहे हैं या फिर जो अफसर हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो उन खबरों को फिर प्राइम न्यूज एकदम प्रमुखता के साथ उठाएगा, उस मुद्दे पर बात करेगा, उसकी खबर दिखाएगा, तो शायद संज्ञान में आ जाए मामला। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने आसपास की अगर कोई समस्या है तो उस पर भी आप लोग अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ताकि हम अपने सहयोगियों को यानी कि अपने रिपोर्टर्स को हम ये बता पाए कि आपको कहाँ जाना है और कैसे उस समस्या का समाधान हो पाए और कैसे किसी अधिकारी के पास जाकर आपको सवाल पूछिएगा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार जुड़े रहिए, आपका प्यार बने रहे, ऊर्जावान हमें करते रहिए और हम आपके लिए रिसर्च करते रहेंगे और आपको लगातार अपडेट भी करते रहेंगे हर एक मौके पर, लगातार, कभी भी, कहीं भी। शेयर भी कीजिएगा इस बातचीत के सिलसिले को, जो हमारा ये वीडियो बनेगा एंड होने के बाद आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि कैसे प्राइम न्यूज के जरिए आप संवाद कर सकते हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, मीडिया से आप सीधी बात कर सकते हैं, जो आमतौर पे बहुत कम होता है लेकिन हम करते हैं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर होगी मुलाकात कुछ नए मुद्दों के साथ में। लेकिन हमारे आज दिन भर में समय समय पर हमारे बाकी सहयोगी भी आपके साथ संवाद करेंगे। तो बाकी हमारे जो साथी एंकर्स हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे, प्रीति जुड़ेंगी, प्रियंका जुड़ेंगी और आलोक शुक्ला भी जुड़ेंगे। तो आज सुबह की जिम्मेदारी मेरी कि मॉर्निंग अपडेट्स में आपको कर दूं, तमाम खबरों से आपको परिचित करा दूं और उसी कड़ी में हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज बातचीत के सिलसिले को हम यहीं पर रोकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।